जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 29। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेस्ट 3। ठीक है, कल हमारा प्लान था लेकिन हम नहीं डिस्कस कर सके। आज टेस्ट 3 पहले डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। इसमें दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का प्लान है हमारा, जो कि रिलेट करते हैं मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस और टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, और इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। टेस्ट 3 हमारा टेस्ट हो चुका है, चेक होके वापस मिल गया आपको, उसकी डिस्कशन करते हैं हम। ये टेस्ट इजी टेस्ट था। इसमें जो टेस्ट बनाते हुए ज़्यादा फोकस हमने किया वो आपकी मेमोरी के ऊपर किया, कि देखा जाए आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे, केस स्टडीज कम थी इस टेस्ट में और क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो टेस्ट 3 हमारा 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स चैप्टर 3 का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है शायद ये। क्या क्या एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन और 2 persons, lawful object and consideration, possibility of performance, intention to create legal relationship। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए, उसने एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ही वर्ड लिस्ट लिखा हुआ है। लिस्ट का मतलब है आपने सिर्फ हेडिंग दे दिया 1 2 3 4, और खास तौर पे स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दिया है एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखी आपने, सिर्फ हेडिंग लिख देना। हाँ जी, शाबाश। बी, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड, अच्छा, नॉर्मली हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट केस स्टडी सॉल्व करते हुए दोनों को एक ही ट्रीट करते हैं, दोनों में फर्क नहीं रखते। केस स्टडी सॉल्व करते हुए आप वर्ड एग्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली हमसे पूछ रहे कि बताओ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, तो हम स्पेसिफिकली दोनों में फर्क कर सकते हैं। यहां पे यही कंसेप्ट है, वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क। अगर हमसे पूछता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, हम क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन यहां पे वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट का फर्क पूछ रहा है। तो वाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्ट से ही वॉइड हो, पहले दिन से ही वॉइड, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनना उसको नसीब ही नहीं हुआ। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जो पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में किसी वजह से इन्फोर्सेबल नहीं रहा। बाद में किस वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा होगा? इलीगल हो गया, वो हो सकता है सब्सिक्वेंटली इलीगल हो गया हो या इम्पॉसिबल हो गया हो। गवर्नमेंट ने जैसे बैन लगा दिया और उसके सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे भी जो पहले वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, बाद में। अच्छा बताइए जरा, एक चीज मुझे याद आ गई। सब्जेक्ट मैटर, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हुआ, वाइड हो गया कि नहीं? हो गया। और अगर प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से किसी पार्टी की डेथ हुई, अब बताइए वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ कि नहीं? अब बताइए वाइड हुआ कि नहीं? डिपेंड करता है। अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो फिर पार्टी की डेथ से वाइड हो गया। लेकिन अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, गुड्स की सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर पार्टीज की डेथ से वो वाइड नहीं होता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उसको पूरा करना है। ये बात याद है आपको? यस सर, याद है सर। वो जो पार्टी को पता चला कि नहीं पता चला, वो ऑफर के केस में था कि ऑफर लैप्स होती है कि नहीं।
कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसी बात नहीं है कि पार्टी को पता चला कि नहीं चला, ठीक है। ऑफर का केस डिफरेंट है, एक्सेप्टेंस का डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर का केस डिफरेंट है, पार्टीज का केस डिफरेंट है। लेकिन ये बातें अभी आपको समझ जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक ए ने बी को ऑफर की और ए की डेथ हो गई, ऑफर लैप्स हुई कि नहीं हुई? हाँ, ऑफर लैप। अब ये पता बी पे डिपेंड करता है। बी को अगर पता चल गया ए मर गया तो ऑफर लैप्स, अगर बी को नहीं पता चला तो ऑफर लैप नहीं हुई, ऑफर लैप्स नहीं हुई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए की डेथ हो गई तो अब फर्क नहीं पड़ता बी को पता चला कि नहीं पता चला, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था तो कॉन्ट्रैक्ट फारग, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं था तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जैसे आर्ट वर्क, जो के स्किल पे डिपेंड करता है काम, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, टीचिंग हो गई, ये पर्सनल नेचर के। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं समझ आई ना? आ गई? तो फिर मुझे बताइए, अगर पार्टी की डेथ हो और सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो, दोनों में क्या फर्क है? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होने में और पार्टी की डेथ होने में क्या फर्क है? अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट उधर ही फारग, कॉन्ट्रैक्ट उधर ही फारग। सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया, और अगर पार्टी की डेथ हो गई कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो डिपेंड कर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था तो उधर ही फारग, और अगर पर्सनल नेचर का नहीं था तो वो वैलिड रहेगा, लीगल, ठीक है। तो आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं, 1 बाय 1। आपने बताना है कौन सी वाइड एग्रीमेंट, कौन सी वाइड कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 1, ए ने बी को, ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ चर्च की स्मगलिंग का, वाइड एग्रीमेंट। ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ राइस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश, पहला वाइड एग्रीमेंट था, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी की डेथ हो गई, तो डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे पूरा करेंगे, ठीक है। सेल और परचेज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा कमर्शियल ही होते हैं, पर्सनल नहीं होते। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो एक्सटर्नल पर्सनल नेचर के होते हैं। सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज स्किल पे डिपेंड करती है। किसी डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट किया ऑपरेशन का, और डॉक्टर कहता है मेरा असिस्टेंट कर देगा, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर देगा, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे हम? ये पर्सनल नेचर का है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुई है बात? तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझ आ गया। लेकिन ये कब बताना है? जब वो पूछेगा, वरना हमारे लिए केस स्टडी को सॉल्व करते हुए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है। कुछ समझ आई बात की? पर्सनल नेचर की बात फिर करो, शादी की बात। ए और बी के साथ एग्रीमेंट हुआ मैरिज का, ए की डेथ हो जाए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी से इन्फोर्स करवा सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? नहीं करवा सकते ना। समझ आ गई? इसी से समझ आनी थी मिसाल से। आगे चलते हैं। बी, अच्छा बी भी हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले में कह रहा है an offer must have certain essentials in order to constitute a valid offer। ऑफर अगर वैलिड होना है उसके कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए, कुछ जरूरी चीजें। लिस्ट एनी 6 essentials of a valid offer। explanation is not required, explanation is not required। सिर्फ हेडिंग देनी है। वैसे तो लफ्ज लिस्ट से भी पता चल गया था, सिर्फ हेडिंग देनी है। एक्सप्लेन उसने नीचे खुद से कह दिया। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या है मेरे भाई बताइए?
टू पर्सन्स हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टन हो, सर्टन, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए कि हो सकता है, ऐसे कहे ना, बोले ना, होना चाहिए और चीज है, हो सकता है और चीज है, तो ऑफर कंडीशनल मे बी कंडीशनल। हाँ, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर इज, इन्विटेशन टू ऑफर कौन कौन सी होती हैं फिर, ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसने कहा एक्सप्लेनेशन नॉट, खुद से पूछ रहा हूं। होटल मेन्यू, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट डिपार्टमेंटल स्टोर, प्राइस टैग जो लगे होते हैं, ऑक्शन, टेंडर, शाबाश, ये है हमारी एग्जांपल के किस चीज की एग्जांपल है, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट, शाबाश। ए क्लियर, बी में कह रहा है स्टेट द रीजन आर इवेंट्स ड्यू टू विच एन ऑफर लैप्स, रीजन बताइए कौन सी रीजन है जब ऑफर लैप्स कर जाती है, और उस रीजन कोई एक बताइए, रीजन ऑफर जिससे खत्म हो जाती है, ऑफर रिजेक्शन बाय ऑफरी और रेवोकेशन बाय ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर, लैप्स ऑफ टाइम, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, क्या ट्विस्ट था कि अगर ऑफरर की डेथ हो, ऑफरी को पता चला कि नहीं चला, ऑफरी को पता चलेगा तब लैप्स होगा, ऑफरी को पता नहीं चला तो ऑफर लैप्स नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, ये से बताइए कौन कौन से ऑफर कब कब लैप्स होती है, अभी बोला ना, आवाज नहीं आ रही थी इधर, बता। फर्स्ट डे मेरा 29th डे है, बताओ अब, बताओ। आई कैप को जाके कहेंगे मैंने लेट ज्वाइन किया था, फिर बताइए भाई, बताइए ऑफर कब लैप्स हो सकती है, बाय ऑफरी, रिजेक्शन बाय ऑफरी, रिजेक्शन बाय, रेवोकेशन बाय ऑफरर, रेवोकेशन बाय ऑफरर, ऑफरर रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस, डेथ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, काउंटर ऑफर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, काउंटर ऑफर, डेथ और इंसैनिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इन फॉलोइंग केसेस, माइनर के साथ, ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में से क्वेश्चन है उस चैप्टर में से। तो चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 4 कि 5 था, 3 है, 3 है, 3 है। A promissory note is executed in favor of minor। अच्छा, promissory note क्या होता है, I promise to pay you rupees 10,000। एक पार्टी दूसरे से वादा करती है कि मैं आपको 10,000 रुपए महीने 2 महीने बाद अदा करूंगा। इन फेवर ऑफ माइनर का मतलब क्या है, माइनर ने पैसे वसूल करने हैं कि अदा करने हैं, वसूल करने हैं। तो प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ माइनर वैलिड है, लेकिन अगेंस्ट माइनर, यानी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसमें माइनर ने पैसे अदा करने हैं, वो वाइड है, वो वाइड है। वो बचपन में कि जब माइनर था तब एग्रीमेंट किया हो तब भी वाइड है, और जब उसके बाद वो बड़ा हो गया और उसने रेटिफाई किया, वो रेटिफाई वाइड। हाँ, वाइड एग्रीमेंट बाद में भी रेटिफाई नहीं हो सकता। बी, माइनर इन ए पार्टनरशिप, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, हाउएवर he can be admitted into benefits of partnership। Minor cannot be a partner, but he can be admitted into benefits of partnership। अब ये कहे सर ये तो समझ आ गई माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ये समझ नहीं आई। तो ये कोई मसला ही नहीं है, ये तब समझ आएगी जब हम पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ेंगे।
10-11 चैप्टर है शायद, उसमें पढ़ेंगे कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मार्शल लॉ लग गया क्या? तो क्या देख रहा है भाई मेरे भाई? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बट माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। भाई ये क्लियर हो गया? अभी ये दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक बोल रहा हूं माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, दूसरी स्टेटमेंट हाउएवर ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। दोनों समझ आ रही है आपको? यस सर। पहली शायद समझ आ जाए, दूसरी में भी समझना है, नहीं समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के पढ़ना है हमने। माइनर इन एन एजेंसी, इसमें भी दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही कैन नॉट बी ए पार्टनर, सॉरी कैन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही कैन नॉट बी प्रिंसिपल। क्यों माइनर प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर एजेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि वो अपने नाम से नहीं, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एजेंट का नहीं, प्रिंसिपल का समझा जाता है, और प्रिंसिपल तो अडल्ट है, कॉम्पिटेंट है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो माइनर कैन बी एजेंट बट माइनर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। ये बात समझ आई? माइनर कैन बी एजेंट बट माइनर कैन नॉट बी। हमने कहा ऐसी की तैसी लॉ की, माइनर को बना देते हैं प्रिंसिपल। माइनर बन गया प्रिंसिपल और उसने अपॉइंट कर दिया किसी को अपना एजेंट। अब जो एजेंट जो भी काम करेगा ना, उसकी जिम्मेदारी एजेंट पे ही है। हालांकि नॉर्मली तो रूल ये होता है कि एजेंट जो काम करेगा प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन इस केस में एजेंट ही लायबल है। वो क्यों? इस केस में एजेंट ही क्यों लायबल है? ये क्या अजीब बात हुई? नॉर्मल रूल में तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर एजेंट कोई काम कर रहा है वो प्रिंसिपल का एग्रीमेंट समझा जाता है, लेकिन इस केस में एजेंट जो काम करेगा वो एजेंट ही लायबल है। वो क्यों? आखिर क्यों? क्यों? शाबाश, क्योंकि प्रिंसिपल माइनर है। प्रिंसिपल माइनर है तो प्रिंसिपल तो लायबल नहीं ना हो सकता, क्योंकि वो तो लायबल कौन होगा? एजेंट। भाई ये बात समझ आई? एजेंट, सुभान अल्लाह, एजेंट भी माइनर हो, प्रिंसिपल भी माइनर हो, तो थर्ड पार्टी खुद ही लायबल होगी। अब ये नहीं पूछना क्या थर्ड पार्टी भी माइनर हो, कहीं तो रुक जाए, तो फिर कोई भी लायबल नहीं। आगे चलते भैया। माइनर इज सप्लाइड विद लग्जरीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटी। अगर माइनर लग्जरीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए माइनर को, उनकी रिकवरी कोई नहीं है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए तो रीजनेबल प्राइस, तीन अल्फाज, रीजनेबल प्राइस, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए तो रीजनेबल प्राइस रिकवर की जा सकती है। एग्री करते हैं? अच्छा, एक एग्जांपल दे दीजिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ की, एक दे दें लग्जरी ऑफ लाइफ की। फूड क्या है? नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मेडिसिन भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। सर्दियों में अच्छा, सर्दियों में कोट के गर्मियों में कोट? गर्मियों में कोट। गर्मियों में कोट होगा तो वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, उसके पैसे रिकवर नहीं होंगे। सर्दियों में कोट देंगे वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उसके पैसे रिकवर होंगे। भाई नेसेसिटी और लग्जरी में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई 6 एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर टू बी वैलिड। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा मुश्किल में मैं कंफ्यूज हो गया था। ये एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पूछ रहा है। एक्सेप्ट ऑफर लिखा तो आइडेंटिफाई 6 एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। हाँ शाबाश, हाँ एक्सेप्टेंस होते ही ऑफर किया है, एक्सेप्टेंस होती ही ऑफर किया है। तो एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, अब ये ध्यान में रखें, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पूछेगा क्या बताएंगे? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पूछेगा क्या बताएंगे? एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। और एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर पूछे
तो एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस बताएंगे, ठीक है। हाउ टू रिवोक ऑफर और हाउ टू रिवोक एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एक ही क्वेश्चन है कि फर्क है? फर्क है, नहीं समझ आई ना। हाउ टू रिवोक ऑफर का मतलब ऑफर को रिवोक करना है। हाउ टू रिवोक एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस दी थी उसको रिवोक करना है, उसको रिवोक करना है। कौन स्टूडेंट मुझे दोनों का रूल बताएगा? ऑफर कैसे रिवोक कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कब कर सकते हैं? शाबाश। An offer can revoke his offer by notifying the other party before his acceptance. बाय नोटि ऑफर कैसे रिवोक कर सकते हैं? दूसरी पार्टी को नोटिफाई कर सके लेकिन बिफोर एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कब होती है? An acceptor can revoke his acceptance by नहीं पहले बताएं एक्सेप्टेंस होती कब है? acceptance जब पोस्ट हो जाए, जब वो दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देगी, पहुंचे या ना पहुंचे अलग बात है। जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दे, यानी दूसरी, अगर मैंने अपनी ऑफर को रिवोक करना है ना, तो मैं दूसरी पार्टी का एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले रिवोक कर सकता हूं, उसके बाद नहीं। शाबाश। और एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक होगी? the acceptor can revoke his acceptance by notifying the other party before it reaches it. बिफोर इट रीचेस टू ऑफर। शाबाश। एक्सेप्टेंस मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया। हाँ मैं तो ये जहन में रखिएगा। फॉर एक्स कंडीशन उसने असल में इसमें क्वेश्चन में ट्रिक खेला। ट्रिक क्या खेला? उसने एक्सेप्टेंस का वर्ड भी यूज किया, ऑफर का भी किया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होती ही ऑफर की है। तो असल में क्या पूछ रहा है? ये मैंने शायद वो चैप्टर 2 में ना कोई स्टडी टिप में भी ये बात लिखी थी इस तरह की, कि ध्यान रखना है आपने। बी लिस्ट 6 एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल रूल है। कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसकी एक्सेप्शन कितनी एक्सेप्शन? 6 एक्सेप्शंस बतानी है। क्या? शाबाश, शुरू हो जाए। क्या एक्सेप्शन है? क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन क्या है? उनकी तरफ क्या दे? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, पेपर देना है, तो फिर बताएं, खुद बताएं। शाबाश। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर। ओ भाई हाँ मेरे भाई ना ऐसे ना करें यार, मेरे साथ मजाक करें, इनके साथ तो ना करें, ऐसे नहीं। भाई है ना आपके लिए। अच्छा मेरा भाई मुझे बताइए, आपने अगर आगे आना आगे आ जाए, मेरे पास आ जाए। चलो जी अब बताइए। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर। दूसरा एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, चैरिटी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी हो गया। अदर कॉन्ट्रैक्ट आप शोर मचा रहे हैं, दरमियान में एक गुम हो गया। 1 मिनट है मुझे फिर से नहीं फिर मेन कंसेप्ट है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पहली एग्जांपल है एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर, दूसरी है एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, तीसरा है कंप्लीटेड गिफ्ट। फिर है एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विस और अदर कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। ये हो गए 6 एसेंशियल्स। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा इसमें एक ऑप्शन गलत थी, आपको जो सोल्यूशन दिया गया ना वो गलत थी। अब आपने बताना है कौन सी ऑप्शन थी। पहला, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बिकॉज माइनर एजेंट पॉइंट हो सकता है, माइनर एजेंट पॉइंट हो सकता है। यस, बिकॉज क्रिएशन ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। बात तो ठीक कर रहा है, बात तो ठीक कर रहा है, क्योंकि हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा है कि अब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो,
एजेंसी का उसमें कंसिडर, बात ठीक है, लेकिन ये इसकी रीजन नहीं है। ना ना ना, इसकी रीजन नहीं है। एजेंट मेक एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये रीजन है, ये सही। तो बी सेलेक्ट कर ले, लेकिन बस यहीं पे आगे चले कि सी और डी भी डिस्कस कर ले, कंसर्ट बिल्ड कर लेते हैं, सी और डी भी डिस्कस करते हैं कि द माइनर हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, ये रीजन नहीं है। एग्रीमेंट मेड बाय माइनर वाइड, देयरफॉर प्रिंसिपल इज ऑन सेफ साइड। नो नो, प्रिंसिपल इज ऑन डेंजर साइड। अगर एजेंट माइनर है, प्रिंसिपल इज ऑन डेंजर साइड, क्योंकि माइनर जो कुछ करेगा, एक मिनट ठहर जाए, ये तो नॉर्मल, अगर एजेंट माइनर ना हो, मेजर हो तो फिर भी रूल यही नहीं होता कि एजेंट जो कुछ करेगा प्रिंसिपल लायबल होगा। ये याद रखिएगा। अब एजेंसी वाले चैप्टर में से कंसर्ट बिल्ड कर रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा। अगर तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों मेजर हैं तो रूल, और जो नॉर्मली ऐसे ही होता है, रूल ये है अगर किसी को एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट ने जो भी ट्रांजैक्शन की, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा। लेकिन अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से, तो इसके लिए एजेंट लायबल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सिचुएशन को चेंज करते हैं। अब एजेंट को कर देते हैं माइनर। अगर माइनर होना तो फिर माइनर जो भी ट्रांजैक्शन करेगा प्रिंसिपल लायबल है, ये तो नॉर्मल रूल है, नॉर्मल पे। यहां पे फर्क क्या है कि अगर माइनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड भी करता है तो भी माइनर लायबल नहीं होगा। आपको पता है माइनर तो झूठ भी बोले फिर भी वो लायबल नहीं होता। ठीक है, वो केस स्टडी की थी ना, वो झूठ बोल के कहता था मैं तो मेजर हूं, मुझे लोन दे दो, लोन दे के निकल जाता था। रिकवरी हो सकती थी उससे? नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। हाँ, इसका ट्रेसेबल अमाउंट हो। तो इसीलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुए? बी, एग्रीमेंट। हाँ, माइनर एजेंट अपॉइंट हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, माइनर कैन अपॉइंट एजेंट और माइनर कैन बी अपॉइंटेड एजेंट, एग्जाम में दोनों में फर्क ढूंढ लेंगे। ये हिंदी को इंग्लिश हमें पता है ना। माइनर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक है माइनर कैन अपॉइंट एजेंट और दूसरा है माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। दूसरी ठीक है, दूसरी। सेकंड, एलेक्स मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद मार्टिन दैट ही, एलेक्स, वुड नॉट मैरी मारिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ। अच्छा, लेकिन अगर इसमें से नॉट का लफ्ज हटा दिया जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अब एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है, एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वॉइड है। शाबाश। थर्ड, when undue influence is used in a contract by one party against the other, the contract becomes voidable at the option of B option, correct. 4, A sent a proposal to B by post for the sale of his house. proposal किसको कहते हैं? ऑफर को, ऑफर। B accepted the offer by post. A may revoke his proposal at any time before B post the letter, क्योंकि जिस दिन B ने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर, तो A ऑफर रिवोक कर सकता है किस टाइम से? पहले B रिसीव द लेटर, नो, B पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके लेटर पोस्ट करने से पहले। हाँ, सोल्यूशन में ये वो एमसीक्यू था, सोल्यूशन में शायद ए लिखा गया था, ये बी है। बी, ए रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। नहीं, अगर पोस्ट कर दिया तब तो दोनों के अगेंस्ट हो गया ना। करेक्ट ऑप्शन बी है जी। हाँ, बी एक्सेप्टेड द ऑफर बाय पोस्ट का मतलब है बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया।
हाँ, इसमें ए नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता था? पोस्ट करने से पहले पहले। उसने यही पूछा है कब कर सकता था, ठीक है, कब कर सकता था, पोस्ट करने से पहले पहले रिवोक कर सकता था। फिफ्थ, A and B enter into contract in which A agrees to deliver milk to restaurant. They forgot to include a price in the agreement. Agreement में प्राइस लिखी ही नहीं, अब तो मिल्क फ्री में डिलीवर करना पड़ेगा। जब प्राइस ना लिखी जाए तो रिजनेबल प्राइस, ठीक है जी। ये छोटा सा क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? रिफ्यूज, सी सी सी। डिटरमिन ए रीजनेबल प्राइस एंड इंसर्ट इट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। रिटर्न असाइनमेंट कर रहे हैं साथ साथ जो आपको दी जा रही हैं? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया चैप्टर, चैप्टर 6। अच्छा, ये अब से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स है ना, ये अच्छे और कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, अच्छे और कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। हालांकि चैप्टर 2, 3, 4, 5 भी अच्छे थे, लेकिन उनमें बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड हो रहे थे। अब यह है कि बेसिक रूल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समझ आ गए, अब उसकी आगे थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ी सी एडवांस एप्लीकेशन आ रही है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट क्या है? छोटे छोटे। अभी तक के पूरे लॉ में आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगी? क्या लगी? एसेंशियल्स किसके? याद करने। अच्छा, हर चीज के एसेंशियल मुश्किल लगे, सुभान अल्लाह। अच्छा, याद करने में नहीं तो वो आप ब्रेनस्केप यूज नहीं कर रहे? कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसको ज्यादा ज्यादा करते हैं, ज्यादा ज्यादा करते हैं। अगर वो यूज नहीं करना तो कम से कम हर रोज प्रीवियस चैप्टर्स की सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें, ठीक है। ब्रेनस्केप नहीं यूज करना तो कम से कम माइंड मैप तो यूज कर लें। माइंड मैप है कि नहीं? वो भी यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। तो इंशाल्लाह बार बार, लेकिन याद रखिए, एक दफा चैप्टर याद करके उसको छोड़ देंगे ना, फिर कहेंगे आखिरी महीने याद करेंगे, तो वो भूल जाएगा। आपको पीरियोडिक रिवीजन करनी होती है, वरना चीजें भूल जाती हैं। पीरियोडिक रिवीजन, वीकली रिवीजन करनी है, वरना चीजें भूल जाएंगी। और ये नेचर, इसमें आपका कसूर नहीं है, ठीक है। हमारा माइंड ही ऐसे बना हुआ है, लिमिटेशन है उसकी, कि कोई भी चीज याद करें तो ता क़यामत याद नहीं रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। लेकिन अगर रिवीजन करते रहेंगे तो नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। असेसमेंट का सिलेबस, हाँ जी, जितना पढ़ लिया सुभान अल्लाह सारा। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये चारों चैप्टर्स हैं, ये चारों चैप्टर्स हैं। ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी मैसेज कर दूंगा आज। नेक्स्ट जो वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट किस दिन होता है आपका? ट्यूसडे को ही होगा, ट्यूसडे को ही होगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 6। अच्छा, चैप्टर 6 की हेडिंग क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता क्या है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कारकर्दगी नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब है जो वादा किया उसे पूरा करना, जो वादा किया, जो प्रॉमिस किया उसे पूरा करना। प्रॉमिस किया था गुड्स डिलीवर करने का, तो गुड्स डिलीवर करनी है। पर प्रॉमिस किया सर्विस प्रोवाइड करने का, सर्विस प्रोवाइड करनी है। प्रॉमिस किया पैसे देने का, पैसे देने। भाई प्रॉमिस गुड या सर्विस प्रोवाइड करने का भी हो सकता है, प्रॉमिस पैसे देने का भी ऐसे ही होता ना। अच्छा, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, ए ने कहा कि मैं आपको 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 5000 ईच प्रोवाइड करूंगा। बी ने कहा मैं आपको इसके 5000 कितने बनते हैं, 5 लाख रुपए अदा करूंगा। ए ने बी को क्या कहा, मैं आपको चेयर्स दूंगा। बी ने ऐसे क्या कहा, मैं आपको। अब एक वादा ए ने बी से किया है, वो क्या? शेयर्स डिलीवर करूंगा। एक वादा बी ने ए से किया, वो क्या?
पैसे। तो अब अगर वादा है चेयर डिलीवर करने का, वो से सुनिएगा, वादा है चेयर डिलीवर करने का, तो प्रॉमिसर कौन है? ए। अब प्रॉमिसी कौन है? बी। और अगर वादा है पैसे देने का, तो प्रॉमिसर कौन है? बी। और प्रॉमिसी कौन है? ए। तो कौन प्रॉमिसर कौन प्रॉमिसी, ये नाम पे डिपेंड नहीं करता, ये वादे पे, प्रॉमिस पे डिपेंड करता है। किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं? तो प्रॉमिस गुड या सर्विसेज डिलीवर करने का भी हो सकता है, प्रॉमिस पेमेंट ऑफ मनी का भी हो सकता है, प्रॉमिस गुड या सर्विसेज डिलीवर करने का भी हो सकता है, प्रॉमिस पेमेंट ऑफ मनी का भी हो सकता है, पैसे अदा करने का भी। भाई ऐसे ही है ना, कोई तीसरा प्रॉमिस तो नहीं हो सकता ना, नॉर्मली यही होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये आपको पता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? काम करना, जो कहा था वो करना। कहता है परफॉर्मेंस की दो टाइप्स होती हैं। परफॉर्मेंस की दो टाइप्स होती। अच्छा यहां पे ना जरा अच्छे तरीके से समझना, फोकस हो। परफॉर्मेंस की एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक है अटेम्प्टेड या टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर, TENDER, टेंडर, टेंडर, TENDER, टेंडर। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेंडर। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? ए चेयर्स लेके बी के पास गया, जैसे ही बी के पास पहुंचा, बी ने दूर से देखा, कहा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ चेयर्स मुझे दे दो। चेयर्स ले ली, ये लो चेयर्स, अपनी चेयर्स ले ली। ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? कोशिश की, हो नहीं पाया, नाम से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट किया, हो नहीं पाया। ये क्या है? ए बी के पास चेयर्स लेके आया, बी ने दूर से देखा ए चेयर्स लेके आ रहा है, बी ने दुकान ही बंद कर ली। बी ने दुकान ही बंद कर ली। वो नॉक करता रहा, खटखटाता रहा, कुछ नहीं, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ए ने अटेम्प्ट की परफॉर्मेंस, कोशिश की, लेकिन एक्चुअली गुड्स डिलीवर नहीं हो पाया। इसको कहते हैं ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो वो चीजें डिलीवर कर दी जाती हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में गुड या सर्विसेज डिलीवर एक्चुअल में कर दी जाती हैं, अटेम्प्टेड में वो करने जाता है, हो नहीं पाती। ये है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे टेंडर भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? टेंडर। ही टेंडर्ड गुड, ए टेंडर्स गुड्स टू बी का मतलब क्या है? ए ने गुड्स बी के सामने रख दी। टेंडर का एक होता है ना, टेंडर वो पढ़ा जो टेंडर अखबार में आता है, टेंडर नोटिस, जो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर में पढ़ा था। एक टेंडर वो होता है। भाई इंग्लिश में एक लफ्ज का एक से ज्यादा मतलब भी तो हो सकते हैं ना, तो लफ्ज टेंडर का दूसरा मतलब है आज आपको। टेंडर का मतलब क्या है? कि प्रेजेंट करना। टेंडर का मतलब लिख लें, टेंडर एक अखबार वाला है, एक दूसरा टेंडर भी है, वो क्या है? प्रेजेंट करना। ए टेंडर्ड गुड्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए प्रेजेंटेड गुड्स टू बी। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुड्स बेचारा प्रेजेंट करता है, बट एक्सेप्ट नहीं होती। प्रेजेंट तो कर दी ना, तो आपको पता चल गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर क्यों कहते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हो गई। अटेम्प्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिश की। और टेंडर क्यों कहते हैं? प्रेजेंट की, एक्सेप्ट नहीं की। यानी ये समझ लीजिए, ये है कहानी का गुड एंड, गुड एंड, और ये है कहानी में ट्विस्ट। अच्छा एंड नहीं, अभी एंड नहीं, एंड वाला चैप्टर, ये है कहानी में ट्विस्ट। इससे आगे कहानी चलेगी। पहले बताएं परफॉर्मेंस का मतलब समझ आ गया? परफॉर्मेंस की दो टाइप्स, एक्चुअल। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, चीजें ले ली, पैसे लो और निकलो।
खत्म, हैप्पी एंड, खत्म कहानी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, ये जरा समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट गुड्स, या सर जो भी है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, प्रोमिसर चीजें लेके आया बट प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, प्रोमिसी ने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको क्या कहते हैं, टेंडर या टेंडर। अच्छा नोट कीजिए, ये है प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ये नहीं लिखा हुआ प्रोमिसर रिफ्यूज्ड टू डिलीवर, प्रोमिसर रिफ्यूज टू डिलीवर अलग केस है, वो परफॉर्मेंस है ही नहीं, वो परफॉर्मेंस है ही नहीं। अगर प्रोमिसर के, अब सुनिए लीगली क्या इंप्लीकेशन है, फर्क क्या लीगली, अगर प्रोमिसर चीजें ना लेके आए, हम कहते हैं ड्यू डेट पे, हम कहते हैं ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसर है, ये क्या है, बाय प्रोमिसर है। अब प्रोमिसर नुकसान भरेगा, लेकिन अगर प्रोमिसर चीजें लेके आया और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट ना की, ये है टेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी, क्योंकि प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया एक्सेप्ट। एक देखें, एक होता है रिफ्यूज करना डिलीवर करने से, एक होता है रिफ्यूज करना एक्सेप्ट करने से, दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। प्रोमिसर जो डिलीवर करने से रिफ्यूज, ये प्रोमिसर करता है, और एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज प्रोमिसी करता है। आगे चल के एक आप लेंगे, रेस्टोरेंट में सिंगिंग थी, सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आपने हर वीकेंड पे आके सिंगिंग करनी है। एक सिचुएशन में कहेगा सिंगर ही नहीं आया रेस्टोरेंट में ड्यू डेट के ऊपर, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रोमिसर रिफ्यूज टू डिलीवर गुड एंड सर्विसेज, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सिंगर, प्रोमिसर विल कंपनसेट रेस्टोरेंट, ये लिखेंगे। और अगले पार्ट में कहेगा कि एग्रीमेंट हुआ सिंगर के साथ कि रेस्टोरेंट में आके वीकेंड पे सिंगिंग करेगा। जब सिंगर आया तो गार्ड पे, गेट पे गार्ड खड़ा था, गार्ड ने कहा, मुझे मालिक ने कहा आपको अंदर नहीं घुसने देना। ये क्या है, यह है प्रोमिसर ने तो आके ऑफर की टेंडर्ड सर्विसेज, प्रोमिसर ने अपनी सर्विसेज टेंडर्ड की, प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, प्रोमिसी रिफ्यूज। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। इसमें आप क्या लिखेंगे कि दिस इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी, प्रोमिसी विल कंपनसेट सिंगर। तो देखें, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता ना, तो उसमें कसूर प्रोमिसर का भी हो सकता है, प्रोमिसी का भी। अगर प्रोमिसर ने चीजें नहीं लेके आया तो प्रोमिसर का कसूर है, और अगर प्रोमिसर चीजें लेके आया लेकिन प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो प्रोमिसी का कसूर है। भाई बात समझ आ रही? तो यहां पे मुझे बताइए, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, प्रोमिसर आया, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं की। क्लियर हो गया? इसका इफेक्ट क्या होगा ये सुन ले, इसका इफेक्ट यानी अगर प्रोमिसर चीजें लेके आए और प्रोमिसी कहते हैं मैंने चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी, प्रोमिसर चीजें लेके आए, प्रोमिसी कहे मैंने चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट डिपेंड करता है कि जो 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 डिलीवर किया जा रहा है वो टेंडर ऑफ गुड का केस है कि टेंडर ऑफ मनी का केस है। टेंडर ऑफ गुड का केस है, क्योंकि अभी आपने कहा कि सर टेंडर गुड्स का भी हो सकता है, प्रॉमिस गुड का भी हो सकता है, प्रॉमिस मनी का भी हो सकता है। टेंडर ऑफ गुड का केस है तो इफेक्ट कुछ और है, टेंडर ऑफ मनी का केस है इफेक्ट कुछ और है। ठीक है, टेंडर ऑफ गुड का केस है तो क्या होगा, सुने जरा, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज कहते हैं एंड को, नोट कर लें, लिख लें, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक डिस्चार्ज इज इक्वल टू एंड। एंड जब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। जब हम कहते हैं प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है, प्रोमिसर की लायबिलिटी
हाँ, तो अब उसने कुछ नहीं करना, अब उसने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहानी क्या है, प्रोमिसर लेके आया चीजें, टेंडर ऑफ गुड का केस है ना, वादा था ड्यू डेट के ऊपर चीजें डिलीवर की जाएंगी, प्रोमिसर भागा भागा चीजें लेके आया, उसने कहा ये सर पेश कर दी, टेंडर की पेश कर दी, सर ये लीजिए चीजें, प्रोमिसर ने कहा मैं तो नहीं खरीदूंगा, मुझे तो एक अच्छा और सप्लायर मिल गया है। प्रोमिसर कहेगा सर आइंदा से कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर लीजिएगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर चुके हैं वो तो पूरा करना है ना आपने, वो तो पूरा करना है। प्रोमिसर ने कहा नहीं करता, कर लो क्या करना है, नहीं। तो प्रोमिसर ने चीजें डिलीवर करने के लिए, टेंडर ऑफ गुड्स का केस है, ला कहते हैं इसका फैक्ट क्या होगा सुनिएगा। प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, प्रोमिसर की लायबिलिटी, प्रोमिसर ने यही करना था ना, प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या थी, ड्यू डेट पे चीजें लेके आना, वो लेके आ गया, अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मजीद प्रोमिसर की कोई लायबिलिटी है नहीं। प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या, ही इज नॉट लायबल टू डिलीवर अगेन। ये नहीं है कि उसने कहा अच्छा सर आज आपका मूड ठीक नहीं लगता, मैं कल फिर आ जाऊंगा, कल फिर मूड ठीक नहीं, परसों फिर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दफा उसने रिफ्यूज कर दिया, खत्म, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, दोबारा नॉट लायबल टू डिलीवर अगेन। लेकिन मुझे ये बताइए उसका आने जाने का खर्चा तो हुआ होगा, उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो चीजें, अब जो शायद उससे ये चीजें ज़ाया हो जाए, या हो सकता है मार्केट में रेगुलर प्राइस में ना बिके, तो अब उसका नुकसान कुछ ना कुछ हुआ, एग्री करते हैं प्रोमिसर का। और कुछ भी ना हुआ हो ना, और कुछ भी ना, आने जाने का खर्चा तो हुआ होगा। तो लॉ ये कहता है कि इसको हम समझेंगे ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसने किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर ने। प्रोमिसर में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर में कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर में कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंड का लफ्ज पहले सुना, RESCIND, रिसेंड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना, कैंसल करना। हमने पढ़ा था जब फ्री कंसेंट नहीं होती तो एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर ले, चाहे उसको क्या कर दे, रिसेंड कर दे। क्या कर दे, रिसेंड करने का मतलब क्या है, कैंसल करना, कैंसल। रिसेंड वर्ब है, इसका नाउन है रिसियन, 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 रिसियन या रिसेंड। तो प्रोमिसर चीजें लेके आया, प्रोमिसर ने कहा नहीं लूंगा चीजें, प्रोमिसर ने कहा अच्छा, प्रोमिसर की लायबिलिटी खत्म। अब प्रोमिसर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देगा, रिसेंड खत्म कर दिया, और क्या आने जाने का खर्चा लेगा, कैन सू फॉर रेमेडी, रेमेडी का मतलब डैमेजेस, कैन सू फॉर रेमेडी, वो डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा। कौन क्लेम करेगा, किससे, प्रोमिसर से। मैं कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से ना ना ना। परफॉर्मेंस होगी दो टाइप्स की, परफॉर्मेंस की कौन सी है, एक्चुअल, अटेम्प्टेड। हमारी कहानी शुरू आगे कहां से चलनी है, अटेम्प्टेड से। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, उसका इफेक्ट क्या होगा, डिपेंड करता है टेंडर ऑफ गुड है कि टेंडर ऑफ मनी। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, प्रोमिसर ने चीजें डिलीवर नहीं, प्रोमिसर ने चीजें डिलीवर नहीं की, या प्रोमिसर ने एक्सेप्ट नहीं की, ये ज़हन में रखिएगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, या टेंडर का मतलब क्या है, प्रोमिसर ने चीजें एक्सेप्ट नहीं की। अब प्रोमिसर के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, ये डिपेंड करता है टेंडर ऑफ गुड था या टेंडर ऑफ मनी था। अगर टेंडर ऑफ गुड था तो उसकी लायबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब उसने गुड्स दोबारा डिलीवर नहीं करनी। 1, 2 में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म, रिसेंड कर देगा। 3 में क्या करेगा, जो उसका खर्चा पानी हुआ है क्लेम करेगा। क्लियर। अब उसने टेंडर ऑफ मनी, टेंडर ऑफ मनी, अगर टेंडर ऑफ मनी को रिफ्यूज किया जाता है, प्रोमिसर स्टिल लायबल टू पे। प्रोमिसर इसमें था, प्रोमिसर अब लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अब देखें ना, अब फर्ज कीजिए ए ने बी को चेस दे दी, बी ने रख ली, बी ने ए से कहा मैं कल लाऊंगा तुम्हारे पास, और अगले दिन बी पैसे लेके गया, ए ने कहा मैं नहीं पैसे ले रहा।
अब ये प्रोमिसर कौन है इसमें? बी। प्रोमिसी कौन है? ए। प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। ये कौन सा केस हुआ? टेंडर ऑफ मनी का। अब बताइए क्या बी ने पैसे अब ए को अदा करने हैं कि नहीं? क्योंकि हक सच है ना पैसे अदा करना। कुर्सियां चले गया वो, कुर्सियां चले गया वो, पैसे अदा करने हैं। लेकिन अब वो क्या कहेगा? अब कहेगा ठीक है भाईजान, अब जब तुमने पैसे लेना ना मेरी दुकान पे आ जाना। अब जो लेट हुआ है ना, लेट हुआ है, उसका कसूरवार मैं नहीं, उसका कसूरवार पैसे देने। अब मैं देनदार अभी भी आपका हूं, देनदार अभी भी हूं, लेकिन अब जो डिले हुआ इसका कसूर आपका है। डिले की वजह से जो इंटरेस्ट है, अगर क्योंकि लॉ ये कहता है जब किसी को पेमेंट डिले करे ना तो आपको पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो डिले की वजह से इंटरेस्ट मैं नहीं दूंगा। क्यों भला? क्योंकि डिले आपकी वजह से हुआ है। आने जाने का किराया मैं नहीं दूंगा। क्यों? आपके आने जाने का किराया क्यों नहीं दूंगा? डिले आपकी वजह से हुआ है। डैमेजेस कोई नहीं। क्यों नहीं? डिले आपकी वजह से हुआ है। भाई बात समझ जी? पैसे वो क्यों इनकार करेगा? पैसे क्यों इनकार करेगा? हाँ बस में जो है अभी दे देते मिसाल इनका। दो दोस्त सफर कर रहे थे, एक दोस्त दूसरे से कह रहा था यार तुम्हें याद है वो तुम्हें साल पहले मेरे से 50,000 लिए थे? वो कहता है अच्छा हाँ मैं याद है मुझे। बी कहने लगा याद है मुझे, दे दूंगा। बस आगे पहुंची, डाकू आगे, उन्होंने कहा जो है निकाल दो। बी ने क्या किया? 50,000 रुपये फौरन जेब से निकाल के एक को कहा ये लो तुम्हारा लोन, ये लो तुम्हारा लोन। बताइए ये टेंडर ऑफ मनी है, ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा हो भी सकता है क्या कि लोग टेंडर ऑफ मनी एक्सेप्ट ना करें, ना करें। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में वो एक्सेप्ट नहीं करता, डाकू ले जाते हैं, बी लायबल है पे करने के लिए। यस, यही लॉ ने कहा है कि अगर टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज किया जाता है, प्रोमिसर स्टिल लायबल, लेकिन डिले की वजह से जो इंटरेस्ट या नुकसान वगैरह वो पे नहीं करेगा। भाई ये बात समझ आ गई? yes, मुझे बताइए एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में फर्क समझ आ गया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की दो टाइप, टेंडर ऑफ गुड्स और टेंडर ऑफ मनी, समझ आ गया? yes, हर एक का इफेक्ट क्या होगा ये भी पता चल गया? yes, अच्छा अब सुन लें, आई कैप को पता है कि आपने सारा कंसेप्ट याद करके आएंगे। आई कैप अल्टरनेट टर्म यूज कर लेता है। वो हो सकता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बजाय वर्ड यूज कर ले टेंडर, तो आपको पता चल जाएगा टेंडर किसको कहते हैं। एग्जाम में जाके अगर टेंडर उसने कहा ए ने बी को गुड्स टेंडर की, तो ये तो नहीं समझेंगे कि गुड्स का इश्तिहार अखबार में दिया। नहीं नहीं, टेंडर का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट करना। शाबाश। लेकिन लॉ ये कहता है, अब सुने कहानी में आगे मजीद चलते हैं। लॉ ये कहता है इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर कुर्सियां हमने कहा था लकड़ी की ऑर्डर करो और बी प्लास्टिक की चेयर्स ले आए और हम रिफ्यूज कर दें, तो ये भी टेंडर है। ये टेंडर नहीं समझा जाएगा, ये टेंडर नहीं समझा जाएगा। ऐसा भी नहीं है हमने कहा 500 कुर्सी लेके आओ, वो 150 कुर्सी ले आए, हम इनकार कर दें तो वो कहे आपने रिफ्यूज कर दिया है, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी नहीं है। लॉ कहता है टेंडर उस वक्त वैलिड समझा जाएगा जब ये कुछ शर्तें पूरी करेगा। एसेंशियल्स ऑफ टेंडर आगे आपको पता है, बी लॉ में तो बार बार एसेंशियल्स आते रहते हैं जो हमसे याद नहीं होते हैं। एसेंशियल्स आते रहते हैं जो हमसे याद, अभी पहले एसेंशियल्स याद होते नहीं, अगले एसेंशियल फिर आ जाते हैं। यही बात है ना, तभी तो इसका मतलब ये हुआ रोज के रोज याद करना है। अभी याद कर लो, ये ना हो कल को नए एसेंशियल आ जाए और आ जाएंगे और एसेंशियल्स। अभी बड़े एसेंशियल बड़े हैं, अभी तो थोड़े एसेंशियल्स हुए हैं ना। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर हुआ है, और कौन सा एसेंशियल है? एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ है, एसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था, एसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन था, एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन था, एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड था, एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी था। छोटे से थे इसलिए रह गए, 3 थे, है ना। फ्यूचर हो, अनसर्टन हो, कोलैटरल हो। हाँ, तो एसेंशियल, तो ये फिर एसेंशियल, यानी ये एसेंशियल्स पूरे होंगे तो वैलिड टेंडर समझा जाएगा, वैलिड अटेम्प्ट समझी जाएगी, वरना वैलिड अटेम्प्ट समझी नहीं जाएगी। यानी प्रॉपर पर्सन,
टेंडर किसको करना है? जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ उसको या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को, किसी थर्ड। जी 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 सर टेंडर ऑफ मनी का दोबारा समझाइएगा। ठीक है भाई, पहले बता दिया करें, मैं डर गया था। वैसे बता दिया। क्या कह रहे थे मेरा भाई क्या कह रहा था? टेंडर ऑफ, हाँ टेंडर ऑफ मनी। देखिए टेंडर का मतलब क्या है? टेंडर का मतलब है ए ने बी को गुड्स या पैसे प्रेजेंट किए और उसने वसूल नहीं किए। टेंडर का मतलब यह है ए ने बी को गुड्स या मनी ऑफर की और बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर तो जो टेंडर किया वो गुड्स या सर्विसेज थी, इन्हें कहते हैं टेंडर ऑफ गुड्स, और अगर जो ऑफर किया वो पैसे थे, इन्हें कहते हैं टेंडर ऑफ मनी। तो लॉ ने टेंडर या टेम्पटेड परफॉर्मेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टेंडर ऑफ गुड्स अलहदा कर दिया, टेंडर ऑफ मनी अलहदा कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है। दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है। टेंडर ऑफ गुड में दोबारा गुड्स डिलीवर करने की लायबिलिटी नहीं होती, जबकि टेंडर ऑफ मनी में दोबारा पैसे अदा करने की लायबिलिटी होती है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना। क्लियर हो गया जी मेरे भाई? जी मेरे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया? शाबाश। कोई क्वेश्चन पूछिए मेरे भाई, पूछिए क्या क्वेश्चन है? अच्छा ऐसे कर रहा है कि ऐसे कर रहा है? अच्छा समझ आ गई है, चलिए ठीक है समझ आ गई, शाबाश। लेकिन लॉ ये कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी लेके पहुंचेंगे तो प्रॉमिस उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। भाई प्रॉमिस जाहिर है वो देखेगा क्या ये वही चीजें हैं जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, चीजें पूरी है कि नहीं पूरी, इनमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, ये चीजें देखना चाहिए ना। तो इसका मतलब है जो चीजें आप डिलीवर कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। इसी को कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ टेंडर, कि जब आपने गुड्स डिलीवर करनी है तो प्रॉमिसी का राइट है कि वो देखे कि गुड्स सही आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो टेंडर के एसेंशियल्स क्या है? यानी वो चीजें जो आप पूरी करेंगे फिर इसे वैलिड टेंडर समझा जाएगा, फिर ये वाला रूल लगेगा। याद रखिएगा, अगर एसेंशियल्स पूरे होंगे ना फिर प्रॉमिसी रिफ्यूज करता है तो प्रॉमिसी का कसूर है। लेकिन अगर एसेंशियल्स पूरे नहीं है और फिर प्रॉमिसी रिफ्यूज करता है तो प्रॉमिसर का कसूर है। जैसे प्रॉमिसर ने किसी और बंदे को ऑफर, साथ वाली दुकान वाले को ऑफर कर दिया, उसने कहा मैंने तो ऑर्डर थोड़ी किया था, मैं नहीं लेता चीजें। तो प्रॉमिसर ने कहा ठीक है, ये अब मैं तो डैमेजेस क्लेम करूंगा। प्रॉमिसी डैमेज देगा, वो कहेगा भाई तुमने मुझे डिलीवर प्रॉपर पर्सन को तो डिलीवर करना था। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर टाइम, जो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, जो टाइम स्पेसिफाई किया उस टाइम में आना चाहिए। ठीक है, उस टाइम में आना चाहिए। उस भाई अगर हमने कहा 25 तारीख को आना और वो 23 तारीख को आ जाए चीजें लेके, हम रिफ्यूज कर दें, क्या ये हमारा कसूर है? तो वैलिड टेंडर के लिए क्या जरूरी है? प्रॉपर पर्सन हो, साथ ही प्रॉपर टाइम। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में दिन वक्त लिखा गया है उस दिन उस वक्त स्पेसिफाइड टाइम पे आए। आगे पीछे आएगा और हम रिफ्यूज कर दें तो हमारा कसूर, ये प्रॉमिसर का ही कसूर है। ठीक है क्या नहीं? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस। हमने उसे कहा था हमारे गोदाम लेके आना सामान, वो उसी दिन उसी वक्त हमारे घर पहुंच गया। बताइए तो क्या हम उससे सामान एक्सेप्ट करेंगे? तो भाई घर में हम खुद रहें कि सामान रखें? ये तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, दुकान पे स्पेसिफाई किया था, गोदाम में वेयर हाउस में डिलीवर करना है, तुम घर में डिलीवर करने आ गए हो। या वो कहे सर मैं लारी अड्डा पहुंच गया हूं, आके अपना सामान ले। भाई उधर थोड़ी हमने तुम्हें कहा था वेयर हाउस पे आना है, शॉप पे आना है। प्रॉपर पर्सन को भी होना चाहिए टेंडर, प्रॉपर टाइम पे भी होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे भी होना चाहिए। भाई समझ आ रही है? आगे चलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक हो।
जो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में तय पाई हैं उसके मुताबिक। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये टर्म तय पाई थी कि डिलीवरी पहले होगी, पैसे उसके बाद पे किए जाएंगे, अब प्रोमिसर कह रहा है कि पहले पैसे बाद में डिलीवरी। अपनी तरफ से मजीद कंडीशन ऐड की जा सकते हैं? नहीं की जा सकती। यहां प्रोमिसर के सर मैं गुड्स लेके आ गया हूं, लेकिन पहले तय पाया था गुड्स के हफ्ते बाद आप पैसे देंगे, अब मुझे अभी के अभी पैसे दें। ये अगर तय पाना था ना तो ये एट टाइम ऑफ ऑफर उसे बता देना चाहिए था, एग्रीमेंट के वक्त। बाद आपको होटल वाली एग्जांपल याद है? एक दफा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस को ऐड नहीं किया जा सकता। तो जो डिलीवरी होनी चाहिए वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, जो टेंडर होना चाहिए। अच्छा, अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं कि कंडीशन हो ही ना, कंडीशन हो लेकिन कौन सी? जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पा गई है, उसके अलावा नहीं। तो टेंडर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है? यानी इसमें जो क्वांटिटी तय पाई थी, जो क्वालिटी तय पाई थी, ये तो नहीं हमने ए कैटेगरी का माल, ए रेटेड माल ऑर्डर किया था, वो बी रेटेड ले आया। तो ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर हम रिफ्यूज कर देते हैं तो हमारा कसूर है क्या? उसका कसूर है। इस सूरत में हमने डैमेजेस नहीं देने। तो अगर किसी को गुड्स या सर्विस डिलीवर करनी है, उसके एसेंशियल्स है, कुछ एसेंशियल्स पूरे होंगे तो उसे वैलिड टेंडर समझा जाएगा, वरना नहीं समझा जाएगा। एसेंशियल्स पूरे होंगे टेंडर के तो वैलिड टेंडर समझा, और टेंडर वैलिड होगा तो वो रूल लगेगा। ये वाला रूल कब लगेगा? जब टेंडर वैलिड होगा। अगर टेंडर वैलिड नहीं है तो कोई कंपनसेशन नहीं, भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा कसूर है। ए प्रोमिसर, तुम्हारा कसूर है। आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, माल ले आया हमारे पास, हमने कहा जरा चेक तो करें जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक ही है कि नहीं, क्वालिटी वही है कि नहीं, क्वांटिटी वही है कि नहीं। उसने कहा नहीं भाई मैं जल्दी में हूं, जल्दी सामान उतारो, चेक कराने का टाइम नहीं है। हमने कहा ठीक है, अगर चेक नहीं कराओगे हमने एक्सेप्ट नहीं करना। किसका कसूर है? प्रोमिसर के प्रोमिसी? प्रोमिसर का कसूर है। क्या ये वैलिड टेंडर है? क्या इसे वैलिड प्रेजेंट समझा जाएगा कि उसने किया है गुड्स को? नहीं। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन होनी चाहिए। आप किताब लेने के लिए दुकानदार के पास गए, उसने कहा ये लो किताब, आपने कहा नहीं मैं तो पहले सफ़े देख लूं सारे पूरे हैं कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात 7 चैप्टर्स के बाद जाके पता चलता है 2 सफ़े गायब है या उसमें प्रिंटिंग नहीं हुई। तो सर ने कहा था जब कभी किताब लो उसके ऊपर 6 महीने मेहनत करनी है, तो लगा के एक दफा देख लेना कि पूरे सफ़े हैं कि नहीं है। और दुकानदार कहे भाई होता है अभी किताब लेनी है तो लो, वरना चेकिंग का टाइम नहीं है। क्या ये वैलिड टेंडर है? नहीं। इसलिए कि बायर का राइट है वो चीजें वसूल करने से पहले चेक कर ले। सेलर को अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन देनी चाहिए। और फॉर होल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हुआ? होल ऑब्लिगेशन का मतलब पूरी क्वांटिटी के साथ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाया था कि 500 चेयर्स आपको 25 तारीख को डिलीवर की जाएंगी और वो 300 चेयर ले आया, सर लोड शेडिंग बड़ी हो रही है, इतनी तैयार हो पाई, हमने इनकार कर दिया। हमने कहा ना भाई 300 चेयर तो हम नहीं। तो बताइए किसका कसूर है? प्रोमिसर का कसूर है। उसे होल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए थी। भाई बात समझ आ रही है? होल ऑब्लिगेशन का मतलब था पूरे के पूरे पे। अच्छा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाया कि 300 चेयर 25 तारीख को और 200 चेयर 30 तारीख को, अब अगर वो 25 तारीख को 300 चेयर लेके आता है तो ये क्या समझा जाएगा? होल ऑब्लिगेशन। इसमें कोई कबाहत नहीं है। होल ऑब्लिगेशन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था कि इस दिन इतनी चीजें लेके आएगा, उतनी ही चीजें उस दिन लेके आए। बाज़ औक़ात कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में पूरे होते हैं, एक दिन 300, अगले दिन 100, फिर अगले दिन 100। तो उसमें होल ऑब्लिगेशन हम किसको कह रहे हैं? जो ड्यू डेट के ऊपर तय पाया है चीजें का। इसमें ये नहीं होगा कि 300 अगर वो 25 तारीख को ले आया, आप कहें नहीं 500 ही लेके आना था, होल ऑब्लिगेशन। नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो तय पा लिया कि 25 को 500 बाकी 30 को, तो अकॉर्डिंगली होगी। और एग्जैक्ट अमाउंट लीगल टेंडर, अगर टेंडर, ये बाकी के असूल है टेंडर ऑफ गुड्स के, ये असूल है टेंडर ऑफ मनी का कि अगर पैसे पे करने थे
तो वो पूरी अमाउंट होगी और लीगल टेंडर यानी पाकिस्तान की करेंसी में होगी। पाकिस्तान का लीगल टेंडर क्या है? पाक रुपीज। ये ना वो डॉलर लेके आ जाए, पाउंड लेके आ जाए, यूरो लेके आ जाए, इंडियन रुपी लेके आ जाए। अगर हमने उसको रिफ्यूज कर दिया तो वो वैलिड टेंडर नहीं है। मेरी बात समझ आई? चलिए जरा क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन, 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन है, पूछना मेरे भाई। नहीं छोड़ो छोड़ो, अभी पहले कंसेप्ट समझा तो लेना। वो रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कंसेप्ट सुनने। मुझे बताइए, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीजन 1। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? परफॉर्मेंस की 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? गुड्स डिलीवर करने गए, उसने वसूल कर ली। अटेम्प्टेड या टेंडर का मतलब क्या है? गुड्स डिलीवर करने गए, उसने ना कर दिया। अगर प्रोमिसी गुड या सर्विसेज को या मनी को रिसीव करने से इनकार कर दे तो इफेक्ट क्या होगा? इट डिपेंड्स कि टेंडर ऑफ गुड्स था कि टेंडर ऑफ सर्विसेज। अगर टेंडर ऑफ गुड्स था तो प्रोमिसर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यानी उसने दोबारा गुड्स डिलीवर नहीं करनी। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिसीड कर सकता है इसको, और अगर रिसीड करता है तो डैमेजेस लेगा। अच्छा, अगर टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज किया जाता है तो फिर प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यानी उसने पैसे अभी भी पे करने हैं, लेकिन अब डिले में चूंकि उसका कसूर नहीं है तो इंटरेस्ट या डैमेजेस पे नहीं करेगा। लेकिन लॉ ये कहता है टेंडर जब आपने प्रेजेंट करना है ना तो इसके कुछ असूल है, कुछ एसेंशियल्स है। क्या कि अगर आप गुड सर्विसेज वगैरह जो भी डिलीवर करने जा रहे हैं, प्रॉपर पर्सन को डिलीवर करना है, प्रॉपर टाइम, यानी प्रॉपर टाइम और प्लेस वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हो। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट होल ऑब्लिगेशन, और अगर करेंसी में है एग्जैक्ट अमाउंट एंड। पाकिस्तान में लीगल टेंडर क्या है? पाक रुपीज करेंसी। ठीक है जी। चलिए, ये क्या है? अच्छा, ये प्राइस है। प्राइस नहीं तो नहीं चाहिए आपको? टेस्ट में जिन स्टूडेंट्स की अच्छी परफॉर्मेंस है उनको प्राइस चाहिए क्या? नहीं। तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 1 मिनट लगेगा मेरा। चलिए, शाबाश शाबाश। एमसीक्यू गलत हुआ तो हमने ठीक करके चेक किया ना, आपको मार्क्स ठीक दिए। नहीं, हमने एडजस्ट कर बता दिया था ना आपको एमसीक्यू, तो हमने ठीक चेकिंग की थी ना। हाँ, चले फिर बाद में इसको करते हैं, इसको बाद में। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।